गुड मॉर्निंग वाल्डेन ये एक बुक है, इसको लिखा है हेनरी डेविड थोरियो ने। अब ध्यान से देखिए, हेनरी डेविड थोरियो ने एक बुक लिखा, इसका नाम वाल्डेन है और इसको लिखा गया 1847 से 1854, 1847 से 1854 के बीच में लिखा गया। पब्लिश हुआ था 1854 ईस्वी में और इसकी सेटिंग रखी गई द वुड्स अराउंड वाल्डेन पॉन्ड नियर कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड के पास वाल्डेन पॉन्ड में। अब यहाँ पर इसका जो जेनर है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट एंड मेमोयर है ना, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट एंड मेमोयर है। इस बुक जिसका नाम वाल्डेन है, इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, है ना, टोटल 18 चैप्टर्स हैं। और इन पहले 18 चैप्टर्स के नाम देखिए। पहला चैप्टर है इकोनॉमी, दूसरा है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा। वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर ये जो है वाल्डेन बुक का चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर फर्स्ट है इकोनॉमी, चैप्टर 2 है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, चैप्टर 3 रीडिंग, चैप्टर 4 साउंड्स, चैप्टर 5 सॉलिट्यूड, चैप्टर 6 विजिटर्स, चैप्टर 7 द बीन फील्ड, चैप्टर 8 द विलेज और चैप्टर 9 द पॉन्ड्स, चैप्टर 10 बेकर फॉर्म, चैप्टर 11 हायर लॉज, चैप्टर 12 ब्रूट नेबर्स, चैप्टर 13 हाउस वार्मिंग, चैप्टर 14 फॉर्मर इनहेबिटेंट्स एंड विंटर विजिटर्स और चैप्टर 15 विंटर एनिमल्स, चैप्टर 16 पॉन्ड इन विंटर और चैप्टर 17 स्प्रिंग, चैप्टर 18 कंक्लूजन। यहाँ पर देखिए वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक वाल्डेन। वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर ये जो है सेकंड चैप्टर है, कौन सी बुक का? वाल्डेन बुक का सेकंड चैप्टर है, बाई अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड थोरियो। इसको अमेरिकन राइटर हेनरी डेविड थोरियो ने लिखा। वाल्डेन डिटेल्स थोरियोज एक्सपीरियंसेज, वाल्डेन बुक में थोरियोज के एक्सपीरियंसेज को दिखाया गया है ओवर द कोर्स ऑफ 2 years 2 months एंड 2 days इन अ केबिन। मतलब जब ये एक केबिन में है ना, जब ये एक केबिन में 2 साल 2 महीने और 2 दिन तक रुके हुए थे, तो उस दौरान इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस फेस किया, इसको इन्होंने इस बुक के थ्रू दिखाया है। ही बिल्ट नियर वाल्डेन पॉन्ड और उन्होंने है ना, ही बिल्ट नियर वाल्डेन पॉन्ड एमिड्स वुडलैंड नियर कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स। मतलब यहाँ पर ऐसे सीधा याद रखो, 2 साल 2 महीने और 2 दिन एक केबिन में जब इन्होंने बिताया था, तो वही इन्होंने लिखा वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहा, एंड व्हाट आई लिव्ड और किस प्रकार से रहा। इन दिस चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 में थोरियो रिकलेक्ट्स थॉट्स ऑफ प्लेसेस। थोरियो जो हैं ऐसे प्लेस के थॉट्स को रिकलेक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ही स्टेड एट बिफोर सेलेक्टिंग वाल्डेन पॉन्ड, जहाँ पर वो रुके थे, वाल्डेन पॉन्ड में रुकने से पहले जहाँ जहाँ वो रुके थे वहाँ की चीज़ों को ये रिकलेक्ट करते हैं इस चैप्टर में, है ना। थोरियो टेक्स टू द वुड्स ड्रीमिंग ऑफ एन एग्जिस्टेंस फ्री ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड फुल ऑफ लेजर। अब इसके समरी की बात किया जाए तो समरी आप ऐसे देख सकते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा स्पीड में। थोरियो रिकॉल्स द सेवरल प्लेसेस वेयर ही नियरली सेटल्ड बिफोर सेलेक्टिंग वाल्डेन पॉन्ड। ही कोट्स द रोमन फिलोसफर कैटोज वार्निंग that it is best to consider buying a form very carefully before signing the papers, है ना। ये कह रहे हैं कि एक कैटोज का एक कोटेशन याद कर रहे हैं कि किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले चीज़ों को अच्छी तरह से कंसीडर करना ज़रूरी है। ही हैड बीन इंटरेस्टेड इन द नियरली होलोवेल फॉर्म डिस्पाइट द मैनी improvements that needed to be made there, but before a deed could be drawn, the owner's wife unexpectedly decided she wanted to keep the form. Consequently, Thorio gave up his claim on the property. Thorio realizes that
This outcome may have been for the best as long as possible to live free and uncommitted. On Independence Day 1845, Thoreau begins living in the woods full time during nights as well as days. यहाँ पर देखिए इसकी कहानी क्या है। इस बीच में ये थोरियो साहब एक घर खरीदना चाहते थे। वो घर उतना अच्छा नहीं था, उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स की नीड थी, लेकिन फाइनली वो घर जो बेच रहा था वो मना कर देता है। और बाद में थोरियो को रियलाइज होता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है ना, और इससे उनको जो है एक फ्री रूप से और अनकमिटेड रूप से रहने का एक मौका भी मिल गया। और इंडिपेंडेंस डे यानी कि 1845 इंडिपेंडेंस डे पर थोरियो जो है ये वुड्स में है ना, थोरियो वुड्स में फुल टाइम रहने लगे थे। दिन रात ये जो है वुड्स में ही टाइम स्पेंड करते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन थोरियो फर्स्ट मूव्स इनटू हिज ड्वेलिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे इट गिव्स हिम अ प्राउड सेंस ऑफ बीइंग अ गॉड ऑन ओलंपस इवन दो द हाउस स्टिल लैक्स अ चिमनी एंड प्लास्टरिंग। यहाँ पर ये ओलंपस गॉड की बात करते हैं। आगे ही क्लेम्स डेट अ पैराडाइज फिट फॉर गॉड्स इज अवेलेबल एवरीवेयर इफ वन कैन परसीव इट। द हाउस नॉट येट फिनिश्ड इज ग्लोरियस बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर with the wind blowing through it and the company of birds. He proudly announces that he resides from the post office and all the constraining social relationships the mail system represents. Thorio's first impression of the pond, which is sometimes misty in early morning, sometimes still and clear as when there is a gentle rain, is that it is like a lower heaven with the vista and mountains spreading out behind it. Morning is Thorio's invitation to make his life simple and commune with nature. Every morning he bathes in the pond, calling it a religious exercise. अब ये जंगल में रहते हैं और वहाँ कह रहे हैं हर मॉर्निंग में ये जो है वाल्डन पॉन्ड में नहाते हैं और जो है एक उसको जो है रिलीजियस एक्सरसाइज कहते हैं, इस तरह को है ना। ही कॉल्स मॉर्निंग द टाइम डेट ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग पोएट्री एंड आर्ट अकर। इट इज़ द टाइम डेट इंटेलिजेंस वेक एज द से ऑफ द वेदाज। थोरियो अर्ज ईच मैन टू अवेकन फुली एंड इवेल्युएट हिज लाइफ बाई कॉन्शियस एंडेवर। It is a man's duty to make every moment of his life meaningful. Thoreau bent to the woods to live deliberately. He has faith in simplicity as the path to spiritual wakefulness. Thoreau laughs about the absurdity of a man who wakes from a nap and asks from the news when he is not really awake to life. He rails against the post office, saying he has never read something truly important in a letter or even in a newspaper which contains only gossip. Men often confuse the appearance of things with reality. Thoreau believes that with true wisdom and unhurriedness it is possible to get past petty pleasures and perceive the matter of true worth. God is in the present moment. In order to experience spiritual truth, one must spend one's days as deliberately as nature. Taking an optimistic view, Thoreau declares that his poorly insulated walls give his interior the benefit of fresh air on summer nights. He prefers to reside here sitting on his own humble wooden chair than in some distant corner of the universe. He is free from time as well as from matter, announcing grandiosely that time is a river in which he goes fishing. Next, he does not view himself as the slave of time, rather he makes it seem as though he is choosing to participate in the flow of time whenever and however he chooses, like a god living in eternity.